बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। सबका मूड पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। यू आर रेडी टू वॉच मॉर्निंग एट होम। और जब हम मॉर्निंग एट होम की बात करते हैं तो व्यूअर्स, मॉर्निंग एट होम का ऑब्जेक्टिव, हमारा पर्पस क्या है? देखिए, हम लोग मॉर्निंग शो तो करते हैं, लेकिन मॉर्निंग शो की बहुत सी इकसाम होती हैं। कुछ करंट अफेयर्स के होते हैं जिसके अंदर ज़्यादातर आपको जो दुनिया में आजकल चल रहा है और उसके साथ साथ न्यूज़ बेस्ड भी होते हैं। फिर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो प्योर एंटरटेनमेंट होते हैं, जिसमें ही हा हा हल्ला गुल्ला ये वो वटेवर, वो भी बड़े मज़े के होते हैं, जैसे निदा के शोज़ होते हैं, निदा यासिर वगैरह के। मॉर्निंग एट होम का ऑब्जेक्टिव क्या है व्यूअर्स? क्योंकि हम स्टेट चैनल हैं, हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि आप तक ऐसी प्रोग्रामिंग पहुँचाए जो सिर्फ देखने में इंटरेस्टिंग ना हो या सुनने में इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा भी हो। अगर हम मसला भी अपने प्रोग्राम पे डिस्कस करते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड, जैसे कल हमने एंगर मैनेजमेंट पे गुस्से को कंट्रोल करने की बात की, तो हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि यार गुस्सा बड़ी बुरी चीज़ है। हमने आपसे ये बात की कि गुस्सा बुरी चीज़ है और आए हम फिगर आउट करते हैं कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत चढ़ता है तो हम उनको कैसे जो है उनको कैसे हैंडल किया करें। क्योंकि व्यूअर्स, अल्टीमेटली मैं जो एक बात आजकल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ, एटलीस्ट साउथ एशिया के चैनल्स के अंदर, हम मसला डिस्कस करते जाते हैं, ये स्यापा पड़ा हुआ है, स्यापा पड़ा हुआ है, स्यापा पड़ा, लेकिन उस मसले के साथ उस मसले का हल नहीं ढूंढते। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो जो हैं वो तो जानते ही हैं सारे, चले हम उनको हाईलाइट भी कर देते हैं, लेकिन जब तक हम उन मसलों का हल नहीं ढूंढेंगे तो घंटे घंटे डेढ़ घंटे की गुफ्तगू का क्या फ़ायदा। ऑब्जेक्टिव ये है कि अपनों के लिए, अपने होम के लोगों के लिए हम कैसे आसानियां पैदा कर सकते हैं। प्रोग्राम का क्या नाम है? मॉर्निंग एट होम। यानी कि हमारा प्रोग्राम पीटीवी होम पे, जो हमारा होम है, और आप लोग अपने होम में मॉर्निंग एट होम देखते हैं। तो घरों में सबसे पहले अपने इर्द गिर्द वालों के साथ हम कैसे पॉजिटिवली चल सकते हैं, कैसे आसानियां पैदा कर सकते हैं। देखिए, घर का सेटअप ठीक हो, इंसान तालीम याफ्ता हो, सेहत ठीक हो, काम वाम बाकी चीज़ें भी सेट हो जाए, तो फिर ज़िंदगी जीनी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा एरिया ज़रूर होता है जो प्रॉब्लमैटिक होता है। किसी को सेहत का इशू है, किसी की तालीम की प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा कोई इंसान ऐसा है जिसको नौकरी नहीं मिल रही। हर बंदा अपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी ना किसी कश्मकश में फंसा हुआ है। हमारी कोशिश ये होती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे पाकिस्तानी भाई बहन, माएँ, बेटियाँ, बुज़ुर्ग फेस कर रहे होते हैं, हम उनको हाईलाइट करें। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी अच्छा अमल बिगिन्स एट होम। और फेमस मुहावरा आपने सुना होगा कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। और आप अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमेशा सबसे पहले ये हुक्म दिया जाता है कि अपने घर वालों के साथ अच्छा रवैया रखो, उनके साथ पॉजिटिव हो, उनको बेलौस प्यार दो, एंड उसके साथ साथ दूसरों के काम आओ। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मदर टेरेसा, इवन लेडी डायना की फिलांथ्रोपिक काम बहुत फेमस हैं। बट चले ईदी साहब को ले लेते हैं, जिनके बारे में भी हम जानते हैं, जिनकी लाइफ की भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ईदी साहब ने बहुत काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंसानों के लिए। कहीं पे कोई क्राइसिस, कोई इशू आता था, ईदी फाउंडेशन आगे होती थी हेल्प आउट करने में। लेकिन ईदी साहब का अपना ताल्लुक़ अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बिल्किस ईदी साहिबा के साथ, अपने बच्चों के साथ। फैसल ईदी साहब से कभी आप मुलाकात करें, अपने अब्बू की कॉन्स्टेंटली तारीफ़ों के जो हैं वो मतलब बार बार उनकी तारीफ़ करते हैं, कभी उनकी कोई बात बताते हैं, कभी उनकी कोई बात बताते हैं। यानी कि ईदी साहब का अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव ताल्लुक़ था। वो सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान बाहर वालों के लिए नहीं थे, वो सबसे पहले एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन बाप, एक बेहतरीन शौहर अपनी फैमिली के लिए थे, अपने होम के लिए थे। और फिर क्योंकि वो इतने अच्छे और इतने पॉजिटिव इंसान अपने घर पे थे कि उनके सारे घर वाले ईदी फाउंडेशन का हिस्सा बने और ईदी साहब के इस विजन और इस ख्वाब को आगे लेके चल रहे हैं आज भी।
सो व्यूअर्स, जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि शुरू हमेशा घर से करें और घर से पहले अपनी ज़ात के साथ शुरू करें। अब आप कहेंगे अजीब सी बात, एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, जहाज़ पे बैठे हैं, हवा का दबाव कम होता है, अक्सर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, तो वो कहते हैं कि अनाउंसमेंट पे कि जी जब ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो पहले आप अपना लगाएं, उसके बाद बच्चों और बुज़ुर्गों का लगाएं। यानी कि जब तक आप अपनी ज़ात को पहले सीधा नहीं करेंगे, आप किसी का क्या करेंगे। यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी ज़ात को ठीक रखना, कुछ अपने आप को मेंटली टाइम वगैरह देना बड़ा ज़रूरी। स्टेप टू का मतलब ये नहीं है कि अब आप फ़ौरन जो है वो बाहर आवाम और दुनिया वालों के लिए काम करें। स्टेप 2 है कि अपने घर, अपने इर्द गिर्द, अपने हमसाए, इन एरियाज में देखें कि आप क्या आसानियां पैदा कर सकते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक आदमी 1 करोड़ रुपए का चेक लिख के देता है किसी इदारे को, बहुत सी तस्वीरें खिंचवाता है और ये और वो, और लोग कहते हैं वाह वाह यार क्या अमेजिंग इंसान है, इसने 1 करोड़ रुपया फलां को दे दिया, फलां इदारे को दे दिया। लेकिन जब आप उस बंदे के घर में और उसके इर्द गिर्द देखते हैं तो उसकी बहनों का बुरा हाल, उनके भाइयों की अपनी छत नहीं, खाने के लिए मतलब खाना नहीं, तो उस चैरिटी का क्या फ़ायदा। वो अगर 1 करोड़ रुपया आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं पहले उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए यूज़ कर लेते तो क्या वो बेहतर नहीं था। अब ये मेरा पॉइंट है डे टू डे का। ज़ाहिर ही अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला आया हुआ है या कोई कुदरती आफत आई हुई है या फ्लड्स आए हुए हैं और आप लोगों से कॉल टू एक्शन कहा गया है और रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग भी कंट्रीब्यूट करें, वो तो अपनी जगह बहुत, वो तो करना चाहिए क्योंकि वो एक क्राइसिस है, वो एक अजाब है, उसमें से हमने सब ने मिल के दूसरों को बाहर निकालना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब हमारे घरों में और हमारे इर्द गिर्द अजाब आए हुए होते हैं तो सबसे पहले हमें उन अजाबों को हैंडल करना चाहिए। अगर हम किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, किसी को टाइम दे सकते हैं, किसी की बीमारी में उनका साथ दे सकते हैं, जो भी, सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करें। असल में सोशल मीडिया की दुनिया है व्यूअर्स, हर बंदा जो है वो कोई भी अच्छा काम, पॉजिटिव काम करता है, वो चाहता है वो वीडियो उसकी लगाए। अब ज़ाहिर ही कोई इंसान अपनी माँ को घर लेके देता है या अपने भाई को छत ले देता है तो वो शायद इतना वायरल कंटेंट नहीं होगा। शायद ज़्यादा वायरल ये होगा कि किसी चुग्गी में जाके आप किसी मुस्तहिक को कहें और फिर वो रोए भी और आपके गले भी लगे और वो एक पूरा तमाशा बने। और ज़ाहिर ही अपने भाई बहन को चीज़ें देते हुए लोग वीडियोस तो नहीं बनाते, अगर बनाते भी हैं तो वो अगले का पेट नंगा करने वाली बात होती है। सो माई पॉइंट इज़ व्यूअर्स, अपनों के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात और अपनों के लिए आसानी पैदा करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश होएं, लेकिन अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास है तो फिर सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद, हमसाए, इर्द गिर्द वालों के लिए आसानी पैदा करें। उसके बाद ब्रांच आउट करें इनटू अवाम एज़ वेल। देखें, इसमें भी एक लॉजिक है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब, जो मुस्तहिक है, जो प्रॉब्लम है, उनका क्या। देखें, हर इंसान अगर अपने इर्द गिर्द वालों की जिम्मेदारी उठा लेगा तो कोई भी मुस्तहिक नहीं रहेगा। अगर एक भाई अमीर है और 2 भाई नहीं है तो उन 2 भाइयों को अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर लें, उनकी कोई बिजनेस शुरू करा दें, कोई ऐसी चीज़ कर दें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो देखिए, एक बंदे ने 2 घरों की आसानी पैदा कर दी। तो अगर हर बंदा 1 या 2 लोगों की जिम्मेदारी उठा लेता है, जिम्मेदारी से मुराद ये उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए या उनके लिए पैसे कमाने के मौके क्रिएट करने के लिए, तो व्यूअर्स मुझे बताएं कि क्या फिर वो वक्त नहीं आएगा जब हज़रत उमर निकला करते थे ज़कात देने के लिए। उनके ज़माने में ज़कात देने के लिए बाहर निकलते थे लोग, खैरात देने के लिए निकलते थे, कोई मिलता ही नहीं था क्योंकि इतने अच्छे हालात थे। तो व्यूअर्स, इतने अच्छे हालात हो सकते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर अगर ये एहसास कर ले कि उसकी आजमाइश ये है कि उसने उन पे खर्च करना है जो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि सब्र करने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए होता है जो हमारे मुस्तहिक और गरीब भाई बहनों को करना पड़ता है। और उस इंसान के लिए जिसके पास पैसा है, उसके लिए खर्च पे, वो पैसा किसी और पे खर्च करना भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। बड़े कम लोग होते हैं जो अपने कमाए हुए पैसे दूसरों पे खर्च करके खुशी उनको होती है। सो मेरा पॉइंट ये है कि दिल बड़ा करना है। देखिए, सब कुछ इधर ही रह जाना है। मैं नहीं कहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन एक हद होती है जहाँ तक एक इंसान की ज़रूरियात होती हैं और उनके बच्चों की भी होती हैं।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, उस सारे जमा किए हुए पैसे को एंजॉय करने का मौका नहीं होता मिलता, लेकिन हाँ वो बैंकों में पड़े होते हैं और इधर उधर छुपे हुए होते हैं, और वो दुनिया से चला जाता है और वो पैसे यहीं के यहीं रह जाते हैं। तो जो लोग इस वक्त ज़िंदा हैं, जो जी रहे हैं, हम अगर उनके लिए आसानी पैदा करें तो क्या हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर नहीं कर लेंगे? ये एक छोटी सी थियोरी या सोच थी। तो देखते हैं कि सैयदा शेफ़ नूर हैदर नहीं शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमें क्या कहती हैं। मैंने पहले शेफ़ कर दिया, बाद में सैयदा। सैयदा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ जी बताइए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मेरी जान। आज का टॉपिक जी आपने मेरा पॉइंट समझ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन आपके घर में जो एक बाजी काम करती है उनका नाम क्या है? मकसूदा बीबी। मकसूदा बीबी। अब जैसे कि मकसूदा बीबी हैं, आपको पता है कि मकसूदा बीबी क्राइसिस में हैं, जो आपके घर में काम करती हैं, जो आपकी खिदमत करती हैं, लेकिन आप जाके 20,000 रुपए का चेक लिख देती हैं किसी इदारे को। बेशक वो इदारा मुस्तनिद होगा, सही होगा, लेकिन आपके अपने घर में एक ज़रूरतमंद है। ये तो वैसे भी कहते हैं कि पहले अपने घर को देखो, बाद में दूसरे को देखे। अब बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि पहले जो घर में आपके मुलाजिम काम करते हैं या आपके बहन भाई हैं, कुछ सगे भाई बहन यार, जी जी हमसाए, साथ में हमसाया भूखा मार रहा है, उसके पास किराए के पैसे नहीं, उसको धक्के मार के घर से निकाला जा रहा है, और तो आप अपनी बीवी के लिए नया सोने का सेट लेके आए हैं। वो सेट इतना जरूर लें। हाँ जी, सेट ना लें भाई, उसको बूंदे ले लें, और जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसे हमसाए के कुछ किराए के 2 महीने के पैसे दे दे, शायद उसके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। ये हर बंदा नहीं सोचता। और फीस भी लल्ला दे दे, फीस भी, क्योंकि अल्लाह से कहते हैं ना कि आप कर्जे हंसना, कर्जे हंसना, बिल्कुल तो सही। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुझे कर्जा देगा तो फिर आप सोचें कि मैं उसको कितना आखिरत में भी लुटाऊंगा और दुनिया में भी दूंगा। और जान देखें, हम लोग ना डील्स लोगों के साथ कर रहे होते हैं। ये गलत बात। आपको डीलें करने की जरूरत नहीं है व्यूअर्स। आपका कनेक्शन अपने रब के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको ये कहना भी ना पड़े कि अल्लाह मियां मैं ये कर रहा हूं तो इसके एवज वो दे। आपको इतना अपने रब पे ईमान होना चाहिए कि आप जब उसके बंदे के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह मियां किसी का एहसान नहीं रखते, अल्लाह मियां किसी पे किया हुआ एहसान अपने पास नहीं रखते, वो उससे कहीं गुना ज्यादा आपको देते हैं। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने भाई की मदद की है तो जरूरी नहीं कि भाई ही आपकी वापस मदद करेगा। शायद कहीं रैंडमली आप किसी मुश्किल में और आपका कोई बहुत बड़ा मसला हल हो जाए। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी का हमने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना अरबपति खरबपति होना नहीं है। बिल्कुल। उसका मैक्सिमम फ़ायदा ये है कि ये ज़िंदगी और इसके बाद की जो असल ज़िंदगी है उसको संवार लें। बिल्कुल। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद ऑफ कोर्स बातचीत भी होगी, किचन में हम मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज़रूरी बात, क्योंकि हमने ईदी साहब की बात भी की, तो द रीज़न आई स्पोक अबाउट ईदी साहब ऑल्सो इस गुफ्तगू में मेंशन करने का पॉइंट ये था कि आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन ह्यूमैनिटेरियन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। 1928 में आप गुजरात में पैदा हुए। 1947 में तकसीम हिंद के बाद अपने ख़ानदान के साथ आपने हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। आपने पाकिस्तान और बैरून मुल्क में इतना ज़्यादा बेलौस काम किया है खिदमत का कि मैं लिस्ट भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आपकी इस मोहतरम शख्सियत को वेरियस लेवल के अवार्ड्स भी दिए गए, रिकग्निशन भी दी गई। आपकी डेथ 8 जुलाई 2016 में हुई, 10 साल पहले। तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स कि आज जब नमाज़ पढ़ें, दुआ के लिए हाथ उठाएं तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक ईदी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़े ही दुख और अफसोस के साथ आपको वेलकम बैक कर रही हूँ। मैंने आलू देखे तो मुझे यकदम ख्याल आया ब्राउन प्याज भी, मसाले भी। मैं कहा हाय आलू गोश्त बनने वाला है,
लेकिन आप बना क्या रही हैं? मैं आज दम देसी बिरयानी बना रही हूँ। वो बिरयानी बना रही है और आपको पता है कि मैं पुलाव खाने वाला बंदा हूँ। चलो भाई, आज भूखी रह जाऊंगी आपकी वजह से। आज फाका कर लेंगे हम। अच्छा, ये क्या हुआ है आलूओं को? ये आलूओं को मैंने पहले बॉईल किए, हाँ जी। हाफ डन हो गए तो उसको फ्राई कर दी हूँ। अच्छा, इस तरह करके डालें तो ज़रा फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। मुझे समझ आ गई है कि आपने क्या किया है। आपने पूरी तैयारी इस तरीके से की है कि सारा काम फिर मैं आके आपका बाकी का करूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हम अब, अच्छा, इस बिरयानी में और रेगुलर बिरयानी में क्या फ़र्क है? इसमें होता है कि देसी बिरयानी का मतलब ये होता है कि घर के जितने भी देसी मसाले हैं आप घर में पड़े हुए हैं, लेफ्ट ओवर आलू भी होते हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि चिकन अगर बना हुआ है तो उसमें होता है कि आप टिक्का बच के आपका, या आपका जो है वो चिकन बना हुआ है तो ग्रेवी ख़त्म होगी तो चिकन की बोटियाँ बच गई हैं, तो आप सब कुछ बीच में डाल दें। बिल्कुल ठीक है। ये भी बड़ी एक, मैं प्लेटें प्लूटें अपनी पूरी कर लूँ भांडे बर्तन रखने के लिए। हाँ जी, ये जो आप कर रही हैं ना उसका दलिया निकल जाना है, आप छोड़ दें। मैं ये आप कर रही हूँ ना काम, आप अब अपना काम करें। ज़रा हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें, और इंग्रेडिएंट्स से पहले मुझे ये बता दें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपका ये प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन होता है, ये मसाले क्रैकर करने के लिए डाल दें, साबुत गरम मसाले, साबुत हाँ गरम जी, मसाले। और उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट, वो मैं डाल लूँ या आपके हाथों से स्मेल? मुझे बस आप स्पून दे दें और फिर आप वो करें, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डालना है। हाँ, नहीं, मसाले दे देना पहले। नहीं, मसाले नहीं, पहले चिकन। पहले चिकन, ठीक। हाँ जी, बस डाल दें आप अपने इंग्रेडिएंट्स कर लें। हाँ जी, हम बना रहे हैं जी दम देसी बिरयानी। इसके लिए चिकन चाहिए हमें 1.5 किलो, चावल चाहिए हमें 1 किलो, प्याज चाहिए आधा किलो, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 4 खाने के चम्मच, दही 2 कप, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, आलू बुखारा आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, छोटी इलायची 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 10 अदद, तेज़ पत्ता 4 अदद, हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1 कप, हरी मिर्च 10 अदद, फूड कलर हस्बे ज़रूरत, लेमन 4 अदद, केवड़ा वाटर चंद कतरे, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 3 अदद स्टिक, और आलू आधा किलो। तो कर रही हूँ फ्राई आपके आलू, आप टेंशन ना लें। नहीं, मुझे पता है आप क्या कर रही हैं। आप इनको बेसिकली थोड़ा सा क्रिस्पी कर रही हैं, ताकि एक तो अपनी शेप को भी होल्ड करे और थोड़ा सा ना वो फ्राइड आलू वाला टेस्ट है। मुझे समझ आ रही है आप क्या कर रही हैं, इसीलिए उसको जरा हमने प्रॉपर थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, राइट? हल्का सा इसको हमने पहले बॉईल कर लिया, फूड कलर डाल के, ऑरेंज डाल लें, येलो डाल लें, तो उसमें बॉईल करके हमने तकरीबन इसको 60% हमने इसको डन कर लिया, और उसके बाद इसको जो है हमने स्ट्रेन करके और आलू को जो हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है जी। उधर हमने ऑयल डाला, ऑयल डाल के हमने प्याज को डाल के और साथ हमने साबुत गरम मसाले डाल दिए कि वो क्रैकर हो जाए। उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, लहसुन अदरक की पेस्ट थोड़ी सी सौते हुई है तो चिकन डाल दिया। अब चिकन हमारा जब कलर चेंज होगा, और उसके बाद फिर हम अपने सारे ये मसाले, 50 किलो तो मुर्गी आपने इसमें डाल दी है। अच्छा जी, बिरयानी में ज़रा मुर्गी ज़रा चिकन अच्छा लगता है ना, ज़रा नहीं ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बीच में से निकलेगा ऑयल। अभी निकलेगा मुझे पता है, लेकिन वो बेचारी जो है ना वो थोड़ा सा मैं डाल रही थी, क्योंकि वो आपको पता है अदरक लहसुन भी अभी प्रॉपर्ली वो नहीं हुआ था। ये हो गया। अच्छा, अब तो फिर चावल को हम अच्छा, ये जो हमारा जब हो जाएगा चिकन फ्राई, और उसके बाद हम डालेंगे मसाले सारे, और उसके बाद हम डालेंगे ये टमाटो की पेस्ट और दही और आलू बुखारा और इमली जो है, हम ज़रा जब वो पक जाएगा, कुक हो जाएगा, तो तब हम इमली आलू बुखारा डालेंगे, और साबुत सब्ज़ मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला। जब चिकन हमारा डन हो गया, पिसा हुआ गरम मसाला डाल के हमने इसको जो है वो उतार लेना है, और उसके बाद हमने चावल को बॉईल करना है। बाज़ लोग समझते हैं कि चावल जो है हमारे भीग गए हैं जल्दी और ये टूट जाएंगे, तो आप इसमें 1 लीमू डाल दें या 2 चम्मच सिरका डाल दें, आपके चावल जो है ना वो टूटेंगे नहीं कभी भी हो। और चावल में जो है साबुत गरम मसाले, नमक, ज़ीरा डाल के उसको बॉईल कर लें, थोड़ा सा 2-3 चम्मच आप ऑयल भी डाल दें, ताकि चावल हमारे साथ चिपके ना। और जब वो 90% डन हो जाए, एक कनी रह जाए, तो आप स्ट्रेन कर लें और उसके बाद इसकी लेयर लगा दें। इसमें आपने बड़े मज़े का फूड कलर डाला हुआ, मज़े का लग रहा है। ऑरेंज कलर है। हाँ जी, मैं बिरयानी में हमेशा 2 कलर यूज़ करती हूँ, येलो और ऑरेंज। अच्छा, हाँ जी, तो ये इसमें ये, और फिर उसके ऊपर से भी डालेंगे या नहीं? हाँ जी, ऊपर से आलूओं का तो बहुत मजे का कलर ला रहा है, तो आई थिंक उससे भी अगर आप अब ना डालें उसके अंदर अदरवाइज भी कलर, तो इट लुक गुड। हाँ जी, भाई देखिए, हर बंदे पे डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं डालते हैं फूड कलर। साथ हम मिंट रायता और सैलेड यूज़ करेंगे इसके साथ, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फुल मील है। हाँ जी, इससे ज़्यादा क्या है, सैलेड आपके पास अगर आ गया तो वैसे। अब ये कितना हमने फ्राई करना है? ये मैं ज़रा इसको छुरी से चेक कर लूँ। मतलब इसको हमने पूरी तरह से कुक करना है कि हाफ डन करना है? नहीं, कुक करना है, ठीक है।
तो फिर अभी इसको रहने दो हाँ थोड़ी देर। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले डाला। आपको पता है चिप्स को भी फ्राई करने जी, में थोड़ा जी। टाइम लगता है। हालांकि वो थिन होते हैं, ये थोड़े ज़रा मोटे हैं, तो फिर ज़ाहिर हमने इस शेप में काटा हुआ है। तो बिल्कुल। सो मुझे ये बताएं कि आपके घर में बिरयानी कितनी को बनती है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके घर में हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा बिरयानी बनती है, एंड देयर आर सम पीपल जिनके घर में बिल्कुल भी बिरयानी नहीं बनती। हफ्ते में 2 दफ़ा नहीं बनती। पहले मेरी बेटी को पुलाव बहुत पसंद था, कहती थी पुलाव बनाओ, पुलाव हाँ, बनाओ। क्या मतलब? अब उसको बिरयानी पसंद है, अब वो कहती है बिरयानी बनाओ। अच्छा, वो मिर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से ना। जी, और वो उसको बिरयानी बहुत पसंद है। बस वो कहेगी ज़्यादा आलू बुखारा डालें, ज़्यादा इसमें इमली डालें, खट्टी बिरयानी उसको चाहिए होती है। अच्छा, बिरयानी मेरी हफ्ते में 1 दफ़ा बन जाती है, कभी ना बने तो 15 दिन में 1 दफ़ा बन जाती है। बस। बनती ज़रूर है। बनती ज़रूर है। और पुलाव मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैं पुलाव बना लेती हूँ मटन का। तो वो मटन का पुलाव खाती नहीं है। मसले बहुत है वैसे बहुत घर में मसले हैं। आपके। अब कल हमने माश की दाल रात को बनाई मैंने, और उसके लिए मैंने जो है चिकन ग्रिल करके और उसमें काफ़ी सारा सैलेड डाल के, और वो उसका मैंने रैप बना के दिया। खाया उसने? खाया, और नहीं तो उसने ऑर्डर कर देना था बाहर। प्लीज़ व्यूअर्स, बच्चों की ये वाली आदत ख़त्म करें, ये जो हर वक्त ऑर्डर करने की। और ये आदत भी हमने ही डाली है। जब हम बच्चों को स्कूलों से उठा के फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स उठा के ले जाते थे, ड्राइव थ्रू से जाके खाना उठा लिया, फिर ये ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज शुरू हो गई। अच्छा, अब वो इसलिए आई थी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज के लोगों के लिए आसानी पैदा हो क्या रहा है कि बच्चों की सेहत ख़राब होनी शुरू हो गई है। मेरे घर में आप फ्रीज़र में कोई नगेट्स का डिब्बा नहीं, कोई किसी चीज़ का नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी मेड आती है, कहती बाजी, अब वो मैं जिधर काम करके आती हूँ उनका फ्रीज़र भरा हुआ है चीज़ों से, और वो हर वक्त उनकी बेटियाँ जो है ना वो फ्राई करके खा रही होती हैं, और वो काफ़ी हेल्दी हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर में ये चीज़ नहीं लेके आती। मैं कहती हूँ बेटे मैं आपको बना दूंगी, लेकिन मैंने बाजार से कुछ नहीं लाना। आई एग्री विद यू जानी। बात ये कि अगर हर चीज़ हम बाज़ारों से उठा के लेके आएंगे, रेडीमेड चीज़ें कितनी को बच्चों को खिलाएं। जी, जी। आपको पता है उनकी सेहत भी ख़राब होती है, और उसके अलावा हमें नहीं पता कि कितनी सफाई सुथराई से सेहत खराब होती है। एक तो अनहेल्दी चीज़ें खाने से, फिर गंदी चीज़ें खाने से भी तो इश्यू होता है ना। अब देखिए बच्चों के पास वो वाला तो बजट होता नहीं है कि 5 स्टार रेस्टोरेंट से मंगाए। तो वो क्या करते हैं कि वो जो भी छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी सस्ती जगह वहाँ पे सेल लगी हुई, ये हुआ वो हुआ, उसको वो यूज कर। और आपको पता है यूनिवर्सिटी में तो जो है ना, आपको बाहर जो ठेले ठूले लगे हुए होते हैं उनमें अच्छे रेस्टोरेंट है ना, आप 500 का मील एक खाना खा लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ। तो यूनिवर्सिटी से भी खा के आती थी, तो मैं कहती थी कि नहीं बेटे घर में खाना खाओ, क्योंकि जान 500 रुपए फी टाइम खाना खाना, आप अगर एक्सपेंस देखें तो अगर बच्चा हर रोज भी जा रहा है, ठीक है, और आप वो लगाएं तो मतलब यानी कि आपका 10,000 का तो खर्चा महीने का मुझे गुस्सा चढ़ता बाहर था का खाने का। जी, मुझे गुस्सा चढ़ता था। डालू मसाले? जी डाल दें। इसको भी मेरा ख्याल है निकाल लेते हैं। ये हमने मसाले डाल दिए सारे व्यूअर्स। अब हम थोड़ा सा मसालों को भूनेंगे। जब वो भुन जाएंगे हल्के से, तो हम इसको इसके अंदर फिर टमाटर डाल देंगे। व्यूअर्स, बिरयानी का वंस यू आर डन विद मसाला ना चिकन का, उसके बाद आपका काम ऑलमोस्ट ब्राई नाम रह जाता है। जी, फिर से आपने चावल बॉईल करना, मसाला बना के रख लें। आपके गेस्ट आए, आप चावल उसी वक्त बॉईल करें और फिर आप दम दे दें। मसाले का मेरी एक दोस्त पता है क्या करती है, वो ना 2-3 चीज़ों के मसाले तैयार करके ना, जब कभी उसने ट्रैवल करना होता है, फ्रीजर में रख देती है। फ्रीजर में रख देती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि फिर आप उस चीज़ से, जैसे कि आपने बिरयानी में डाल दिया, आपका कोरमे वो एक कोरमा टाइप चीज़ तैयार हुई हुई है, हाफ डन हुई हुई, आपने चीज़ की है, आपने उसके अंदर आलू डाल लिए, कोई वेजिटेबल्स डाल ली, उसको ग्रेवी वाला बना दिया। सो एक्चुअली बहुत से ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन विच यू वांट टू अवेल। सिर्फ मेरा ये पॉइंट होता है व्यूअर्स, बार बार एक ही बात कहती हूँ, मेरे बच्चे भी बाहर से खाते हैं। कल हसन ने कह के फास्ट फूड चेन से खाना मंगवाया सारे घर के लिए, फिर हमने मंगाया, सब किया, लेकिन कभी कभार, हर वक्त, हर रोज नहीं हो सकता। देखिए आज की दुनिया में कहना बिल्कुल बच्चों को अपना फास्ट फूड ना चखाएं, हो नहीं सकता। आप नहीं भी चखाएंगे, वो किसी के घर जाएंगे, कोई रिश्तेदार होगा, कोई जानने वाला होगा, वो सही कह रहे हैं। सो जस्ट बी माइंडफुल। अच्छा, ऐसा करते हैं ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमने अपने सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा, हम किचन में बना रहे हैं देसी दम बिरयानी। देसी दम बिरयानी, जर्मन नहीं, फ्रेंच नहीं, देसी दम बिरयानी। ब्रेक के बाद वापस आइएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि जब भी जानवरों की बात करनी होती है,
चरिंद परिंद की बात करनी होती है तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। उस दिन मैंने कहीं पे ये बात कह दी तो लोग बड़े नाराज़ हुए कि इंसान ना जानवरों से जानवर जो है ना वो इंसानों से बेहतर इंसान होते हैं। बट अगर आप सोचें व्यूअर्स, तो आजकल जिस तरीके से इंसान एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं, कसम से दिल चाहता है कि जानवरों के साथ ही इंसान वक्त गुजारे। कम से कम आप जानवर को प्यार ना भी करें, पानी ही सिर्फ डाल दें, खाना ही 2 वक्त का डाल दें, प्यार ना भी करें तो वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका एक तरह से ग़ुलाम हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप उसको ग़ुलामी में लेके आते हैं, इसलिए क्योंकि वो आपकी इसी चीज़ पे इतना थैंकफुल हो जाता है। और यहाँ इंसान इंसान का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है। बट खैर, आज हमने बात करनी है, अगर हमने घरों में पेट्स रखने हैं, जानवर रखने हैं, फर बेबीज़ रखने हैं, तो कुछ उसूल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। और हमें गाइड करने के लिए एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एनिमल्स, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन DVM एंड एक्सपीरियंस पेट प्रैक्टिशनर, इनका 10 साल से ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर मेडिकल डिग्री हासिल करके स्टेज पे पहुंचे डॉक्टर सज्जाद जावेद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही बुला ले, मैडम मुझे कोई नहीं बुलाता, मैं सबकी आप ही हूँ या आंटी हूँ या खाला हूँ, जो आप कंफर्टेबल हो बेटा मुझे बुलाने में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो जब हम पेट्स की या जानवरों की बात करते हैं, चले नहीं रुक, मैं ज़रा और पीछे जाना चाहती हूँ। आप इस तरफ क्यों आए? देखें, आपने जितनी पढ़ाई लिखाई की है, आप इंसानों के भी डॉक्टर बन सकते थे, उतनी पढ़ाई लिखाई है, उतनी मेहनत है, लेकिन इस फील्ड में पैसे नहीं हैं। सॉरी, देखें पेट्स वगैरह ये वो इंसान कितना भी उनको कर ले, लोग इंसान के ऊपर लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन अपने घर में रखे हुए पेट पे जब लाखों का खर्चा आएगा तो कहेंगे डॉक्टर साहब इसको टीका दे दें, इसको सुला दें, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। क्योंकि बाय द वे व्यूअर्स, कुत्तों को भी कैंसर होता है, जानवरों को भी बहुत सी ऐसी बहुत डेंजरस बीमारियां होती हैं जो इंसानों को भी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मुझे बचपन से ही पेट्स पालने का, रखने का, उनको रेस्क्यू करने का शौक़ था। तो मैं बचपन में रेस्क्यू करता था, फिर उनको लेके जाता था ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए। तो उस टाइम से ही मेरी उनके साथ एफिलिएशन स्टार्ट हुई और वो चलते चलते आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर बनना है तो इंसानों का डॉक्टर बन, तू जानवरों का बन रहा है? किसी ने ये नहीं कहा आपको? जब हमने स्टार्ट किया, सारी चीज़ें, हालात तो वाक़ियात को देखते हुए लोग डंगर डॉक्टर कहते थे हम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई और हालात बेहतर होते गए, लोगों को पता चला कि नहीं, ये भी एक डॉक्टर बुलाता है वो खुद डंगर है। खैर जी, हमें तो वैसे डंगर भी पसंद है, तो वो कोई मसला नहीं। देखिए जानवर तो जानवर है। मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि कुत्ता जो लॉयल, प्यारा, इतना ज़्यादा, एक्चुअली कुत्ते खिदमत गुजार भी होते हो, आपका एक्चुअली ख्याल भी रखते हैं, बीमारियों में भी आपकी इयादत करते हैं। उस बेचारे कुत्ते को गाली बना दिया, ऐसी अजीब सी दुनिया में रहते हैं हम। खैर, अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि पेट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये गाइड करें कि अगर किसी ने पेट रखना है किसी भी किस्म का, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें रखने से पहले? मैडम, सबसे पहले तो आप लोगों ने देख रहे हैं कि पेट टॉय नहीं है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक खिलौना नहीं है कि आप लाए, 5 से 10 दिन आपने उसके साथ खेला, उसके बाद वो बेचारा किसी कोने में पड़ा हुआ और कोई उसकी टेक केयर नहीं कर रहा, ना उसके खाने का ख्याल रखा जा रहा है, ना उसके पानी का ख्याल रखा जा रहा है। आपको पेट से मोहब्बत होना ज़रूरी है अगर आपने पेट रखना है। अगर आपको मोहब्बत नहीं है तो आप उसे रखोगे, 5-6 दिन में आपका शौक़ पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कहोगे कि बस ये साइड पे पड़ा हुआ है, इसको कोई भी आके खाना डाल दे, पानी डाल दे, ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो ये वाली सारी चीज़ें, सबसे पहले एनिमल लवर होना आपका बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने कुछ चीज़ें देखनी होती है कि मिनिमम आपने किस एज का पेट परचेज़ करना है। तो वो कम से कम 2 माह एज होनी चाहिए, उससे छोटा बच्चा नहीं लेना आपने, क्योंकि 2 माह तक उसे एटलीस्ट अपने मदर की मिल्क की ज़रूरत होती है, उसमें से एंटीबॉडीज़, क़ुव्वत मुदाफ़ित उसे मिल रही होती है। अगर उससे छोटा आप लेते हैं तो वो आते साथ ही आपके पास बीमार हो सकता है। डिफरेंट वायरल डिजीज़ होती हैं इनकी, जो वो कैप्चर कर सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है उसकी, और उस टाइम पे उसे इंटेंसिव केयर भी चाहिए होती है, जो कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप एनिमल लवर नहीं हो तो फिर आप उसे नहीं दे पाते। बिल्कुल। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात ये भी कहूँगी, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो खिलौने नहीं होते, दूसरी बात देखिए, बहुत अक्सर ऐसे होता है कि हमारी किसी गली में या इर्द गिर्द बिल्ली बच्चे दे देती है, कुत्ते के बच्चे होते हैं। प्लीज़, एक जानवर जब छोटा सा बेबी होता है
उसको उठा के लेके अपने पास आ जाना रैंडमली होता है ना, आपने देखा होगा अक्सर लोग स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स के बच्चों को उठा के ले आते हैं। अब वो बच्चा 3 हफ्ते का होता है, 2.5 हफ्ते का होता है, 4 हफ्ते का होता है, वो मर जाता है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, ना केयर हो पाती। जैसे मदर उसे दूध पिलाती है और उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, उसको यूरिन करवाना होता है, मोशन करवाना होता है, जब तक मदर लिक ना करे वो यूरिन मोशन पास नहीं करते। तो इन चीज़ों की एजुकेशन अगर नहीं है आपके पास और आप ले आते हो तो वो यूरिन मोशन नहीं पास करेगा तो कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगी या ब्लैडर ब्लॉक होने की तरफ जाएगा। और अगर आप प्रॉपरली आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स उसे दूध नहीं दे रहे, रात को भी उठ उठ के आपको पिलाना पड़ता है अगर आप इतना छोटा बच्चा लेके आते हैं। तो अगर आप नहीं पिलाते तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास जो आपका फर बेबी है वो कोलैप्स कर सकता है। और व्यूअर्स यहाँ पे एक और बात, डॉक्टर साहब की बात में एडिशन करूँगी कि खुदारा प्लीज़ डेकोरेशन पीसेस नहीं होते। एक और चीज़ है, कुछ लोग खिलौने के तौर पे लाते हैं, कुछ लोग डेकोरेशन पीसेस के लिए लाते हैं कि ओह मेरे पास 2 शिट्सूज़ हैं, मेरे पास एक रिजबैक रोडेशियन है, मेरे पास एक हस्की है, मतलब फैंसी कुत्ते बिल्ले रख लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। मेरा अपना डॉक्टर साहब एक ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं किसी को मिलने के लिए गई एक दफ़ा मीटिंग के लिए उनके दफ्तर में, तो मुझे बार बार ना छोटे जैसे या तो छोटा कुत्ता या पपी की आवाज़ आ रही थी, चाऊं 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 चाऊं, मेरे से मीटिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा ये कहीं आपके आसपास कुत्ता नहीं? कहते जी मैंने बेसमेंट में रखा हुआ है, मैंने अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी ली थी, ये कुत्तों की बाहर से आए थे, बीजो फ्रीस शायद नाम है उसका, फ्रेंच ब्रीड, कहते बाहर से मंगवाए थे, बड़ा किसी ने हमें गिफ्ट विफ्ट किया, मगर मेरा जो छोटा बेटा है वो उससे बहुत डरता है, वो बड़ा रोया, तो हमने उसको 2-3 दिन बाद ना इनको बेसमेंट में डाल दिया। मैंने कहा सर अगर आपको नहीं चाहिए तो किसी को दे दें, अडॉप्ट करवा दें व्हाटएवर। कहते हैं नहीं हम इनको नीचे ही रखेंगे। मैंने कहा मैं जाके देख लूँ। कहते हैं आप एनिमल लवर है? मैंने कहा जी। मैं नीचे गई, इतने से, मैं मजाक नहीं कर रही, इतने से छोटे से व्यूअर डिब्बे के अंदर 2 इतने साइज के कुत्ते घुसे हुए थे। जब मैंने उसको खोला है, एक तो बाहर निकला, फीमेल जो थी वो फौत हो चुकी थी, वो मरी हुई अपनी बहन के साथ बंद हुआ था उसके अंदर, और वो चाऊं 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 कर रहा है। वो उसको ना खाना डाल रहे ना पानी डाल रहे, और उसकी भी इतनी, वो बड़ा खूबसूरत कुत्ता होता है, उसकी इतनी हालत ख़राब थी डॉक्टर साहब, उसको जब मैं डॉक्टर पे लेके गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा ये तो डिहाइड्रेटेड भी है, इसको कीड़े भी, पता नहीं क्या क्या, उसके पेट में भी वर्म्स थे। इतनी मुश्किल से उसको बचाया और फिर उसको अडॉप्ट करवाया। तो ये तो हाल है। तो मुझे बताइए कि जानवरों की मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? अब देखिए, एक तो आपने समझ लिया कि आप ले आए हैं क्योंकि आपने उसका ख्याल रखना है, लेकिन उस ख्याल रखने के अंदर तकाजे क्या क्या आते हैं? बेसिक मैनेजमेंट के फ्यू स्टेप्स होते हैं कि आपने डेली बेसिस पे उसको कोम करनी है। अगर उसका फर लंबा है, आप नहीं करेंगे तो उसकी गुठलियाँ नोट सी बन जाएंगी, बाल जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से नीचे स्किन पे हवा आने लगेगी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका फिर आपको लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। दूसरा, आपने उनकी आइज़ को डेली साफ़ करना है। सिंपल वाटर लें, उसे दोनों की सेम, दोनों की सिंपल वाटर से उसे गीला करें और उनकी आइज़ को रब करके साफ़ कर दें जेंटली। रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो आपने डेली बेसिस पे करना है। वीकली बेसिस पे आपने उनके ईयर को क्लीन करना है। उनके कोई से भी वो सोडा ग्लिसरीन के वैक्साइड के ड्रॉप्स मिल जाते हैं जो कि वैक्स को नरम करते हैं, कोई भी यूज़ करते हैं आप, कोई घर का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कि वैक्स को नरम करना। वो 3 to 5 ड्रॉप्स आपने डाल के उसको मसाज करना है ईयर को, उसके बाद आपने उसका ईयर क्लीन कर लेना, ईयर बड के साथ आप कर सकते हैं। ये वीकली बेसिस पे करना आपने। फोर्टनाइटली बेसिस पे आपने कैट्स के तो नेल ट्रिम करने होते हैं क्योंकि वो घर के अंदर ही पाई जाती हैं, वो बाहर नहीं जाती। डॉग्स क्योंकि बाहर वॉक कर लेते हैं तो वो जब चलते हैं तो उनके नेल्स खुद ब खुद ट्रिम ऑफ होते रहते हैं। तो फोर्टनाइटली बेसिस पे आपने उनकी नेल्स को ट्रिम करना है, वीकली बेसिस पे ईयर क्लीन होंगे, डेली बेसिस पे आईज़, और डेली बेसिस पे आपने उनको कोम करना है। इसके अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई हिफाजत, जिस तरह बच्चों के हिफाजती टीके होते हैं तो डॉक्टर्स के पास भी अक्सर लोग लेके मतलब जा रहे होते हैं कि टीके लगवाने जा रहे हैं, तो वो टीके क्या होते हैं? इनकी वैक्सीन्स होती हैं डिफरेंट। एक तो उनकी क्योंकि कुछ पाकिस्तान में ऐसी वैक्सीन लगती हैं जो आप बाहर लगती ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ये भी समझा दीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ अभी भी पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, पूरी दुनिया में नहीं पिलाए जाते क्योंकि हालात और इन्वायरमेंट्स का भी तो डिफरेंस होता है। तो थोड़ा सा ये भी गाइड कर दें कि जैसे कि कोई बंदा, जैसे अभी देख रहे हैं बिल्कुल कोरा बंदा, बिल्ला या बिल्ली या कुत्ता घर ले आते हैं, अब वो 2 से 3 माह का है, मुझे बताएं कि अब उसकी क्या डॉक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले तो जब आप लेके आए हैं तो 1 वीक आप उसको अपने पास रख के देखते हो कि कोई पीछे से वो डिज़ीज़ कैरी करके तो नहीं आया,
क्वारंटाइन पीरियड जिसे कहा जाता है कि आप 1 वीक ऑब्जर्व कर लेते हो, अगर उसे कोई वोमिट है, मोशन है, फीवर है, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो विद इन 7 डेज़ उसका साइलेंट सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उसको। तो पहले आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो, अगर खुदा न खास्ता कोई उसे इन्फेक्शन है तो। अगर नहीं है तो आफ्टर 1 वीक मिनिमम एज 2 मंथ्स होनी चाहिए कैट की वैक्सीन के लिए। तो आप वैक्सीन स्टार्ट करवाते हो। फर्स्ट शॉट लगता है वैक्सीन का, उसके अंदर PCH 3 वायरस होते हैं, P फॉर पैनिकोपिनिया, C फॉर कैल्सी, H फॉर हर्पीस। ठीक है। तो ये 3 वायरसेस की 2 मंथ्स की एज पे फर्स्ट शॉट लगता है, 21 डेज़ के बाद उसका बूस्टर लगता है। उसके बाद फिर रेबीज़ की वैक्सीन होती है कि हमारी और उसकी सेफ्टी के लिए कि कोई बाइट या स्क्रैच कर ले तो सलाइवा के थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, या बाहर से कोई एनिमल रैबिट आए और वो उसको आके काट ले तो उसको रेबीज़ ना हो जाए आपके पेट को। तो वो 3 मंथ्स पे फर्स्ट शॉट लगेगा, उसके बाद 21 डेज़ के बाद उसका बूस्टर लगेगा, फिर उसके बाद एनुअल बूस्टर लगता है अब हर साल के 1 के बाद। ये कैट्स का स्केड्यूल है। डॉग्स में जब आते हैं तो उनकी 45 डेज़ की जब एज होती है तो उस पर उनकी वैक्सीन स्टार्ट करती जाती है। तो उसमें 21 डेज़ के गैप के साथ 4 शॉट्स लगते हैं कि एक लगेगा 21 डेज़ के बाद सेकेंड, फिर 21 डेज़ के बाद थर्ड, और फिर 21 डेज़ के बाद फोर्थ, और फिर इसी तरह वो भी एनुअल बूस्टर पे 1 इन अ ईयर पे चला जाता है। इसके अलावा डिवर्मिंग पेट के कीड़ों के लिए मेडिसिन होती है जो कि आपने पिलानी होती है। 1 माह से 6 माह की उम्र तक हर 1 माह के बाद पिलाते हैं। 6 माह से 12 माह के दरमियान हर 2 माह के बाद आप पिलाते हो, और 12 माह से ऑनवर्ड जब तक कि वो जिंदा है, उसकी लाइफ है, आप एवरी 3 मंथ्स पिलाते हैं उसे। अच्छा डॉक्टर साहब, टिक्स जो जुएँ पड़ जाती हैं बिल्लियों और कुत्तों को, जैसे इंसान को भी जुएँ पड़ती हैं तो उसका भी एक वो होता है, लेकिन अगर बिल्ली कुत्ते को पड़ जाए तो उसका क्या हाल है? सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसका सोर्स क्या है। मिट्टी, गमले, पौधे, लॉन, कारपेट्स, ये मेजर सोर्सेज होते हैं फ्लीज और टिक्स के। कैट्स के अंदर मेजरली फ्लीज होती हैं, बड़े रेयरली टिक्स होते हैं, और डॉग्स के अंदर मेजरली टिक्स होते हैं, बहुत रेयरली फ्लीज होती हैं। अब ये एक दफ़ा अगर पड़ जाती हैं तो इसके लिए 3 से 4 तरह की रेमेडीज़ आती हैं। डिफरेंट एंटी फ्ली स्प्रे और एंटी टिक स्प्रेज आते हैं। और ये सेफ है डॉक्टर साहब? इसमें जब एक भी वो भी आ गया है जो लगाते हैं तो 6 माह के लिए मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन अच्छा ओके, हाँ मैंने कहा वो ठीक है कि नहीं, वो मैं आपसे पूछना वो सारी चाहती चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर। हाँ। अब जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके बाद आपने आधे से पौना घंटा कम से कम उसको ई कॉलर कौन सी होती है वो पहना देते हैं, ताकि वो अपने आप को लीक ना करे, क्योंकि जो चीज़ फ्लीज या टिक्स को मार सकती है वो आपके पेट को भी मार सकती है। ठीक है। तो ये आपने देखना है कि वो लीक ना करे उस आधे पौने घंटे के दौरान अगर आपने स्प्रे की। इसके अलावा शैम्पूज आते हैं कुछ एंटी फ्ली और एंटी टिक, उनके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी लगा के आपको 5-10 मिनट उसके ऊपर झाग बना के छोड़ना है, तो उस दौरान भी आपने देखना है कि वो लीक ना करे। फिर तीसरा जो आप बात कर रहे थे वो स्पोट ऑन होता है, कि वो ऑयल सा होता है, उसके दोनों जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं जहाँ पे वैक्सीन वगैरह का इंजेक्शन लगता है, सबकट इंजेक्शन, तो उसमें वो एक सीधी सी लाइन उस ऑयल की खींच देते हैं, वो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है और उसके ग्लैंड्स के थ्रू वो सारी जिस्म पे उसका असर आता है। लेकिन वो डेंजरस तो नहीं है? नहीं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो लीक करने का इशू खत्म हो जाता है कि बिल्कुल अपने शोल्डर के ऊपर जानवर लीक नहीं कर सकता, बाकी बॉडी पे तो वो कर सकता है। दूसरा, उसके साथ उसकी डिवर्मिंग भी हो जाती है, ईयर माइट का इशू होगा वो भी खत्म हो जाएगा, फ्लीज और टिक्स, डिवर्मिंग भी हो जाती है? डिवर्मिंग भी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब किस उम्र पे कर सकते हैं? क्योंकि पपी को मैं लेके गई थी, उन्होंने कहा नहीं करेंगे हम। डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं इसके। अब रिसेंटली पाकिस्तान में ड्रैप अप्रूव चीज़ें आना स्टार्ट हुई हैं, तो वो मिनिमम एज 2 मंथ्स होती है उसकी। उससे पहले को नहीं कर सकते आप। ठीक है। उससे पहले में आपको स्प्रे करवाना है। स्प्रे करवाने के बाद अगर आप कॉलर नहीं लगा सकते या आप केयर नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ड्रायर से ड्राई करवा लें उसी टाइम पे क्लिनिक पे, ठीक है। ठीक है। ताकि वो फ़ौरन ही इवेपोरेट हो जाए। उसमें अल्कोहल होती है तो वो इवेपोरेट कर जाता ठीक है, है। तो वो 5 से 10 मिनट में टोटली ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप उसे बात बेशक दे लें ताकि वो लीक करने वाला मसला ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए ये सब कुछ हो गया। अब डॉक्टर साहब पेट्स रखें कौन से? देखिए हमने बिल्ली की भी बात कर ली, कुत्ते की भी बात कर ली, लेकिन लोग हर किस्म के जानवर रखते हैं अपने घरों में। तो मुझे सिर्फ ये गाइड कर दें दैट एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आप क्या रेकमेंड करते हैं कि जी ये पेट्स आप रखें घर में, बाकी को ना रखें, क्योंकि वो जानवर के साथ भी ज्यादती है। ज़्यादातर जो कंपेनियन एनिमल्स होते हैं वो हमारे पेट्स ही हैं, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इवन बर्ड्स आप रख सकते हैं, रैबिट भी रख सकते हैं, फिशेस रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है वाइल्ड एनिमल्स की, डियर है, लाइन है, चीताज है, ब्लैक बक है, तो इनको घरों में रखना नहीं चाहिए नॉर्मली, क्योंकि वो जानवर के साथ ही ज्यादती है। आप छोटा सा केज बना के उसके अंदर उसे बंद कर देते हो, ना सही तरह वो मूव कर सकता है, ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना वॉक कर सकता है, जिसकी वजह से उसको जॉइंट्स का भी इशू होना स्टार्ट हो जाता है। ना आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। अडल्ट लाइन को अच्छा खासा मीट चाहिए, अगर आप नहीं उसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, वो अग्रेसिव है, वो बाइट कर सकता है। आपका वर्कर उसे खाना डालने जाए, वो उसे बाइट कर ले, उसे काट ले, तो एक
वो वाला इशू भी आता है। जैसे अक्सर लाहौर के अंदर वाकया पिछले दिनों भी हुए थे जिसके अंदर वो लाइन निकला था। अब वही वाली बात है ना डॉक्टर साहब, मतलब शेर क्यों रखना है अपने घर के अंदर? मतलब एक ऐसा जानवर जिसका मतलब जिसकी पूरी ज़िंदगी ही रोम अराउंड करना है और मतलब उसका अपना एक निज़ाम है। एक तो लोग उठा के घर में ले आते हैं, चले लाइसेंस भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। देखिए किसी का भी घर इतना बड़ा नहीं है कि शेर को वो स्पेस दे दें, और 99% लोग डरे हुए होते हैं। तो वो बड़ा पिंजरा भी ऑनेस्टली व्यूअर्स, इस साइज के स्टूडियो का भी आप बड़ा अगर इंक्लोजर एक शेर के लिए बना लेंगे तो वो अकेला क्या करेगा बेचारा? ये ट्राइब्स में घूमते हैं, पैक्स में घूमते हैं ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में स्पेसिफिकली गर्मियों में बाहर के भी जो जानवर हैं जैसे चरिंद परिंद हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और अपने घरों में जो जानवर हैं उनकी क्या केयर करनी है? तो पहले बाहर का बता दें। बाहर के हैं उनके लिए आपने घर के जो शेडी एरियाज़ होते हैं उसमें पानी और साथ बाजरा वगैरह उनके लिए रखें, और पानी आपने हर थोड़े टाइम के बाद 3 से 4 घंटे के बाद चेंज कर देना, क्योंकि वो बाहर पड़ा रहे तो वो अच्छा खासा गर्म हो जाता। अब बाहर से मुराद मेरा मतलब ये भी है कि घर के जो हमारा लॉन शॉन है वो, और घर के बाहर भी देखें डॉक्टर साहब कितने हमारे कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह रोडों पे भी घूम रहे होते हैं। ये अभी रोड वालों की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उन पे भी अभी अच्छा अभी रोड की बात करें, वेरी गुड, ठीक तो है। ये जो परिंदे बाहर उसके बाद फिर हम लॉन में आएंगे, फिर हम घर के अंदर चले ठीक है, जाएंगे। परफेक्ट। हाँ, तो जो बाहर फिर रहे होते हैं और बाहर उड़ रहे होते हैं परिंदे हमारे, तो उनके लिए बाजरा और पानी आप शेडी प्लेसेस पे रखते हैं। सर नीचे रखें, जैसे देखें लॉन में नीचे भी जगहें होती हैं और फिर लोगों की छतें भी होती हैं और बैल्कनियाँ भी होती हैं, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? अगर आपने अपने लॉन में डॉग रखा हुआ है तो फिर आप बालकनी में रखें, क्योंकि डॉग्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अटैक करते हैं बर्ड्स पे, ये ना हो कि वो बेचारा पानी पीने और खाना है, ट्रैप लगा रहे हैं ना कि बिल्ली है वो जब वो आए तो उसको पकड़, वो उसकी जिंदगी का आखिरी खाना साबित हो, तो इस तरह ना हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसे बालकनी वगैरह में रख लें अगर आपके पास कोई डॉग है जो आपने लॉन में रखा हुआ। हम पता है क्या करते हैं, हमारे जिस तरह व्यूअर्स हमारा जैसे घर का लॉन है राइट, अब ये लॉन एरिया है, लॉन के साथ जो एक दीवार नहीं होती, हम दीवार के ऊपर छोटी सी सीढ़ी लगा के उसके ऊपर पानी भी रख देते हैं और उसके ऊपर वो जिधर दरख्त का साया पड़ रहा हो तो वहां पे पानी भी होता है और बाजरा भी होता है। उससे होता ही है कि डॉग कितनी भी छलांग मार ले वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बेहतरीन अप्रोच है, कर सकते हैं आप। क्योंकि छत और बैल्कनी पे अक्सर धूप बहुत पड़ रही होती है तो बेचारा जानवर कहाँ से आएगा? आप ऊंची दीवार पे रख सकते हैं, वो उसका कोई दीवार के ऊपर, ठीक है। सही। डॉग्स पे आ जाते हैं जो लोन में पाए जाते हैं, समर के मैनेजमेंट आपने उनकी करनी है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने उसके लिए कोई शेडी एरिया लाजमी हो जो 9-10 बजे से धूप स्टार्ट होती है और वो फिर 4-5 बजे तक अच्छी खासी धूप होती है। उस दौरान आपने उसको एक तो कूल और शेडी इन्वायरमेंट देना है कि वहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम पंखा लाजमी चल रहा हो। बेहतर है कि कूलर भी चल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि वो सही रहे, अदरवाइज़ हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आपने उसको इस 9-10 बजे से लेके 5-6 बजे के दरमियान बाहर वॉक पे नहीं लेके जाना। उसका एक बेसिक सा रूल होता है, उसे कहते हैं 7 सेकंड रूल, 7 सेकंड वाला रूल, कि आप 7 सेकंड के लिए अपना हाथ नीचे ज़मीन पे रखें जहाँ पे आपने उसे वॉक करवानी। अगर 7 सेकंड में आपको अपने हाथ में जलन महसूस नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो आपके पेट के लिए सेफ है, वहाँ पे उसको वॉक करवा सकते हैं। याद रखें कुत्ता नंगे पाँव चलता है व्यूअर्स, वो जूते नहीं पहनता। हमें जूतों में से भी जब ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो हीट महसूस हो रही होती है, तो आप खुद सोचें कि उस बेचारे का क्या हाल होता होगा जिसके डायरेक्ट पाँव लग रहे होते हैं। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये जानवर अपनी मूवमेंट अपने हिसाब से रखते हैं, क्योंकि आपके घरों में होते हैं तो आप लोग अक्सर वॉक के सोचते हैं कि यार मगरोल आते हैं, चलो जी घर में जो वर्कर है उसको कहो कि जी वॉक पे ले जाए या खुद भी वॉक। ये ज़्यादती ना करें। अगर आप अपने बच्चों को इस टाइम पे बाहर गर्मी में नहीं निकालेंगे तो वो जानवर भी तो फिर जानदार चीज़ है, बच्चों की तरह होता है, ऊपर से बेजुबान है। बेजुबान। तो बेहतर है कि अगर आपने वो करवानी है सुबह फजर के बाद, रात को ईशा के बाद, फिर करवा लें जिस टाइम पे मौसम इतना ज़्यादा गर्म ना हो। दूसरा, आपने उसको पानी देना 24/7, हर 3 से 4 घंटे के बाद उसको चेंज करते रहें। और अगर तो उसको कोई स्किन का इशू नहीं है तो आपने उसकी कटिंग नहीं करवानी, ठीक है, क्योंकि वो एक इंसुलेशन की लेयर बनाता है कि अगर वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज भी हो रहा है तो उसके ऊपर कोई सनलाइट डायरेक्ट असर ना करे। ठीक है। अब इसके बाद हम अगर कैट्स पे आ जाएं तो वो वैसे ही इंडोर होती हैं, यूजुअली इंडोर होती है ना, घरों में नहीं घुसी। अच्छा, ऐसा और इंडोर पेट्स का तो आपने खैर समझा ही दिया है कि उनको नीट एंड क्लीन रखना है और कानों को और आईज को वाइप करना है, ऑल ऑफ दैट। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हम आपको फिर तकलीफ देंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक किसी जानवर को पकड़ेंगे
और उस जानवर की कंप्लीट केयर पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए डॉग्स भी लोग शौक से रखते हैं, कैट्स भी रखते हैं, खरगोश भी रखते हैं हमारे मुल्क में, चिड़ियाँ भी रखते हैं और फिश भी रखते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम एक एक जानवर को पकड़ के हम उन पे डिटेल में बात करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, एंड गॉड ब्लेस यू। देखें जिस तरह ह्यूमन इंसानों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंसानों के लिए फरिश्ते होते हैं, उस तरह आप जानवरों के लिए एक फरिश्ते का रोल अदा करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप सोच रहे होंगे कि मैंने किसी फेलो मीडिया पर्सनालिटी को बुलाया इसीलिए हंस रही हूँ। हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड अकम्पलिश्ड पर्सनालिटी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने कुछ इतनी अमेजिंग न्यूज़ शेयर की है आप लोगों के लिए, स्पेशली हमारे जो पंजाब के भाई बहन हैं उनके लिए, जो प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, पेपर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है। वैसे सच्ची बात है, बात अभी हम कर ही रहे थे बट मैं एक्साइटेड हो रही थी, तो अभी हम इनसे इन्हीं की ज़बानी समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो सारे लोग जो परेशान हैं प्रॉपर्टी और अपनी ज़मीन की चीज़ों से रिलेटेड, कागजात के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, समझ नहीं आ रही कि किस तरह चीज़ों को सीधा करें, आज हम आपको उससे रिलेटेड भी कुछ गाइडेंस देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी ने एक चीज़ स्टार्ट की है, ये क्या है। सो हमारे साथ है ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ब्रिलियंट मेंबर पंजाब असेंबली MPA साहब, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चौधरी तारिक सुबहानी। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट द शो। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला क्योंकि आप जिस काम में पड़े हुए हैं वो 24 घंटे का है। ऐसे ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि दिन में सारे पेपर वर्क के काम होते हैं और फिर 3-4 बजे के बाद लोग एक्चुअली प्रॉपर्टी के मामलात हैंडल, तो ये ऑलमोस्ट 24 आवर जॉब है आपकी। ऐसे ही है। सर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी करती क्या है, PLRA, इसका काम क्या है? बेसिकली मैं आपको ये और अपने पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये आज से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनका इनिशिएटिव था कि वो पटवारी कल्चर से निजात दिलाना चलवा रहे थे। तो उन्होंने ये पंजाब रिकॉर्ड अथॉरिटी जो बनाई, हमने लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, इसका मेन मकसद ये है कि पंजाब की ज़मीनों को हम डिजिटलाइज करें ताकि लोगों को, पंजाब के लोगों को पटवारियों के चक्करों से बचाया जाए। वो खाते जो उन्होंने रजिस्टरों पे लिखे होते हैं, वो जब उनका दिल करता है वो आगे पीछे भी हो जाते थे। तो उस मिशन को लेके लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को महफूज करने के लिए ये निज़ाम लाया गया ताकि इसको उनके वो जो लट्ठे होते हैं उनको स्कैन किया गया, उनका सारा डाटा ट्रांसफ़र करके डिजिटलाइज किया गया ताकि फिर एक प्रॉपर पंजाब में हर तहसील लेवल पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर हमारे मौजूद हैं। वहाँ पे घरों से रिलेटेड है सिर्फ या कमर्शियल, ये सब प्रॉपर्टी, मैंने कहा वो भी क्लियर नहीं जी, सब प्रॉपर्टी, इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी, घर हो गया, आपका कोई प्लाजा है, आपकी जो भी है, दुकान है, जहाँ तक प्रॉपर्टी का तल्लक होगा वो सब चीज़ हमारे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के सिस्टम में आ चुकी है। तो सर जी आप फिर इस ये तो चले ये बना ली, फिर अब ये इस स्टेज पे सर्विसेज कौन कौन सी दे रही है? जो लेटेस्ट है उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी तक आप लोग क्या सर्विसेज देते हैं? बेसिकली तो हम वहाँ पे पहले फर्दात जारी किया करते थे, जिसको हमने एक उसका पोर्शन है जो फ़र्द बै होता है, उसको हम पहले जारी करते थे ताकि लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकें। जो किसी बंदे ने सेल करनी होती है तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी, वो पहले फ़र्द जो बायर होता था वो फ़र्द बै देखता था कि फ़र्द बै आपने मुझे दिया है, वहाँ पर आपकी मलकियत शो होती है कि ये बंदा इस मालिक है तो ये बेचना चाह रहा है। हमने उस चीज़ को बंद किया क्योंकि वो एक हिस्सा उसका शो करता है कि ये मालिक है। जो हम निज़ाम लेके आए हैं 1 जुलाई से, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, वो है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। उसका मकसद ये है कि वो दोनों चीज़ें आपकी शो करेगा कि ये मालिक भी है और काबिज़ भी है। और तीसरा, हम गवर्नमेंट पंजाब उसको अश्योर कर रही है अपनी वेरिफिकेशन के बाद, अपने सोर्सेज के बाद, अपने डिपार्टमेंट के बाद, ये हम चीज़ एंडोर्स कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी नीट और क्लीन है, इसमें कोई फड्डा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, ये बिल्कुल शफाफ है। क्योंकि वो हमने 3 हफ्ते का प्रोसेस है। मैं अपने पंजाब के लोगों को वो प्रोसेस बताना चाहता हूँ ताकि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा आजकल लोग मुनसर हैं, वो सोशल मीडिया बड़ा गलत प्रोपोगंडा भी करता है। मेरे इधर आने का मकसद ये है
कि लोगों को बताया जाए कि ये सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। ठीक है सर। उसमें आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो सर अब मुझे जीरो से बताएं। उसका जैसे सोचे कि मैं कोरा बंदा हूँ जी, मेरे पास कुछ है, बिल्कुल ठीक है आप खुद ही फैसला कर ले कि वो कौन सी चीज़ जी, है। ठीक है। अब आप मुझे गाइड करें वो 3 हफ्ते की प्रोसेस है क्या और उसमें मैंने क्या क्या करना है, मेरे से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल फर्द वल्तियत का जैसे आप इस तरह के जो वर्ड होती है डॉक्यूमेंट्स, सर आप जाएं लेने के लिए कि जी मेरी वो दे दो, तो वो अगला जो सामने बैठा होता है कोई 2 लाख मांगता है, कोई सॉरी सर बुरा ना ऐसा होता मनाइएगा, है मैम, मैं I आपको agree। ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने बातें सुनी और ये कुछ दिन पहले का वाकया, बल्कि मैं अब आपको ब्रेक में वो कि जिसका बताऊंगी आप हैरान रह जाएंगे। अच्छे खासे पढ़े लिखे वेल टू डू फैमिली, बिल्कुल ठीक है। वो जिस बंदे ने पटवारिया जिसने देना है उनको, वो कहता है कि जी आप मुझे 2 लाख रुपए दें तो मैं आपको वो कागज दे दूंगा, 3 लाख आपको इसको खिलाने हैं। लो जी, प्रॉपर्टी इतने की नहीं होती जितने पैसे वो मांग लेते हैं। और ये खिलाने का क्या कॉन्सेप्ट है? दैट्स रिश्वत, दैट्स रॉन्ग। एब्सोल्युटली। तो सर आप गाइड करें। उसी निज़ाम को हमने बंद करने के लिए ये निज़ाम लाया गया है ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। बेचारे हमारे पंजाब के शहरी जमा पूंजी अपनी इकट्ठी करके तो प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद पता भी नहीं चलता जो कि मेरे साथ क्या हो गया सर है। अब आओ अजदाद की जमीन, बाओजदाद अब की भी देखिए ज़मीन दादे की, अगर दादा जान की या परदादा की हवेली थी, वो 2 जनरेशन के पास तो आई, अब उसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, उसकी एक हेरिटेज की वैल्यू है। ऐसे ही है। वो आप उसके कागजात पूरा करना चाहें तो कोई कब्जा करके बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि निकल जाएं आप। होता क्या कि वो कुछ लोग या मुश्तरका खाता जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें लोग 8-10 लोग उसके मालिक होते हैं। तो एक बंदा क्या करता है, वो उसको फ़र्द जारी कर देता है क्योंकि वो भी हिस्सेदार है। वो दूसरों से मुशावरत भी नहीं करता और फ़र्द जारी करता रहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तो वो अपने हिस्से से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है। तो वो जो लोग लेने वाला है वो भी, जैसे आपने पहले कहा है, कि वो भी कन्फर्म नहीं करते कि क्या वहाँ पे ज़मीन भी है कि नहीं, बाकी लोग बेच चुके हैं कि नहीं, ये चीज़ें कन्फर्म ही नहीं करते, तो वो फ़र्द ले लेते हैं। तो उन चीज़ को हमने रोका है, स्टॉप किया है। उसके लिए ये नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। मैं आपके तवज्जुह से आज पंजाब की गवर्नमेंट को, स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैडम को भी इतना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने किया है कि लोग दुआएं दे रहे हैं, यकीन करें। जैसे आपने ब्रेक में बात की थी, बाकी इश्यूज़ भी, उनमें से ये भी एक ऐसा उनका इनिशिएटिव है जो उन्होंने वायदा किया था, वो पाया तकमील तक पहुंचा है। अब देखिए, और मैंने आपको क्या बात कही सर, आप सामने बैठे हुए हैं, मुझे कहीं से किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, मुझे कोई लेटर नहीं आया कि इस पर्सनैलिटी को प्रोग्राम पे बिठाना है, राइट के रॉन्ग। बिल्कुल हम दोनों सामने बैठे हुए हैं, कोई चेक भी कर सकता है। आपको सर बुलाने का ये रीज़न था कि देखिए हम लोग हमने जो कुछ दिन पहले बात की, अपनी छत अपना घर, अपना घर अपनी छत का की। अब सर आपके पास अपनी छत अगर ऑलरेडी हो और उसके बावजूद आपके पास अपनी छत ना हो तो कितनी बड़ी ज्यादती। आप समझ रहे हैं कि जिनके पास है भी उनके पास अपनी चीज नहीं आ पाती क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती है। तो वो जो मैं बात बता रहा था कि ये जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, इसकी सिर्फ सिंपल इसका तरीक़ेकार है कि वो, अगर जैसे आपने कहा था कि आप लेना चाह रही हैं, तो आपको क्या तरीक़ेकार उसका अपनाना होगा। आपको सिर्फ उसका तरीक़ेकार ये अपनाना होगा कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेकर अपने लोकल जो भी हमारे जहाँ पे भी मुकीम हैं, आप राज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएंगे। अगर आप लाहौर में हैं या किसी और ज़िले में हैं, हर तहसील लेवल पे ये राज़ी रिकॉर्ड सेंटर हमारे मौजूद हैं। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप टोकन लेंगे, वो पूछेंगे किस पर्पज़ के लिए। जैसे आप नौदरा के दफ्तर में जाते हैं, आपको इंटेंशन बतानी पड़ती है कि आपने कार्ड एक्सपायर हो गया है या जो भी जिस पर्पज़ के लिए आप आए हैं, बैंक में जाएँ। तो इसी तरह हमने भी ये सिस्टम लॉन्च किया हुआ है कि आपने टोकन लेना है तो आपने अपनी जो टर्म का इंतज़ार करना है और उसके बाद आपको काउंटर पे बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप अपना शनाख्ती कार्ड प्रेजेंट करें। वो आप शनाख्ती कार्ड देंगे, वो चेक करेंगे कि क्या आप वाकया ही उनके सिस्टम में आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। मतलब दैट्स इट जी, दैट्स पहले आपको इतनी थदियां कागजों की ले जानी, उन्होंने फिर अपनी 50,000 फाइलें खोली, कुछ भी आपको पता है हफ्तों लग जाते थे सर, कभी कभी महीनों रिकॉर्ड नहीं मिलता था। तो ये सब कुछ अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन है जी। आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, वो देखेगा, देख के तो आपको पूछेगा कि जी बिल्कुल आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप कौन सी प्रॉपर्टी का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। कि सबका तो नहीं आपने लेना चाहा, आपने फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे वो फ्राम प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। इसका फायदा क्या होता है इस ग्रीन प्रॉपर्टी से? नहीं, ग्रीन प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट यही मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। कि जब ये आपको मिल जाएगा ना, ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और आपको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल गया है, उससे ये होगा कि आपका
अगर कल को खुदा न खास्ता आपके बच्चे हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आपको सेल करने में भी आसानी पैदा होगी और Wonderful. ख़रीदने वाले को भी आसानी पैदा होगी और श्योरिटी होगी कि मैं जो खरीद रहा हूँ ऑथेंटिक है। उसको गवर्नमेंट Certificate है पंजाब हमारे अश्योर पास। कर रही है कि हमने हर तरीके से इसको वेरीफाई किया हुआ है, हम इसको एंडोर्स कर रहे यानी हैं। कोई रैंडम बंदा आपको आके ये नहीं कहेगा कि जी ये वाली प्रॉपर्टी हमारी है अब, नहीं, क्योंकि आप लोगों ने उसको वेरीफाई कर दिया हमने है। एक सोर्स नहीं, दो तीन सोर्स से उसको वेरीफाई किया है और उसके बाद हमने उसको सर्टिफिकेट को जारी करते हैं। तो वो जब आप शनाख्ती कार्ड देंगे फिर आपसे वो पूछेंगे, आप बताएंगे कि मैं फलां प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। वो देखेंगे कि आप नादरा के साथ मुंसलिक हैं, फिर वो आपका बायोमेट्रिक लगाएंगे कि ये बायोमेट्रिक वही बंदा है जो हमारे पास सामने खड़ा है। जब बायोमेट्रिक भी उसका थ्रू हो जाएगा उसके बाद फिर वो आपको चलान जनरेट करेंगे, वो होगा 950 रुपीज़ का, जो कि ये गवर्नमेंट इसको अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्होंने ये अमाउंट रखी हुई है। उसके बाद 1 साल तक हम चलाएंगे ताकि लोगों को प्रमोट किया जाए तो लोग इसको फैसिलिटेट हों। वो जब चलान भी जारी हो जाएगा फिर आपका फ़ोन आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अच्छा। वहाँ पे फिर एक OTP कोड आएगा और वो कोड आप डालेंगे तो उसका चलान जनरेट होगा, उसका प्रोसेस थ्रू होगा। फिर वो प्रोसेस सारा मुकम्मल होने के बाद वो सर्वेयर को चला जाएगा आपका केस। सर्वेयर आपको उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको कॉल करेगा कि हमने ग्राउंड पे आना है सर ये तो आप मौके पे, ये तो जहाँ आप पे ज़मीन जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं आपकी गोरा है। सिस्टम ले आए हैं सारा का सारा। वहाँ पे हमारा सर्वेयर जाएगा, वहाँ पे वो जो एप्लीकेंट है वो भी साथ जाएगा और 2 गवाहान होंगे जो उस इलाके के मकीम होंगे और वहाँ उनकी ज़मीन भी होगी। वो गारंटी देंगे इस बंदे की कि हाँ ये मालिक है इस ज़मीन का। तो वो दोनों शहादतें जब मिल जाएंगी और वो GPS के थ्रू वो सारी पैमाइशें लेगा उस जगह की, सारा सर्वे अपना मुकम्मल करने के बाद वो रिपोर्ट करेगा वापस डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट उसको 2 हफ्ते के लिए, जैसे अखबार पे इश्तिहार आता था कि किसी को कोई एतराज़ है तो बताए, इसी तरह का इश्तिहार हम अपने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है पेलरा उसकी वेबसाइट पे लगाएंगे ताकि अगर किसी को अनजाने में ज़रूरी नहीं है कि गांव वालों को शिकायत हो, किसी और बंदे को भी हो सकता है, अगर उसको पता चले तो वो शिकायत अंदराज करा सकता है तो उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रुक जाएगा। सर बिल्कुल, अब बच्चों की तरह मैं हाथ उठा के आपसे पूछने लगी हूँ। देखिए जैसे रिसेंटली ये वाली भी बात आई है कि जैसे बहनों का हक खा लेते हैं व्हाटएवर, तो उस पे अगर वो आएगा तो कोई बहन भी ये अपील कर सकती है कि जी इसमें मेरा भी हिस्सा था और व्हाटएवर। एब्सोल्युटली, बहनों का भी वो भी क्लेम कर सकती है कि मुझे तो इसका हिस्सा दिया ही नहीं गया, ये मुश्तरका खाता है। लेकिन पहले मुश्तरका खाता अगर आपने लेना ना, जैसे मैंने पहले बात की है, जो मैंने प्रोसेस बताया है ये है सिंगल ओनर के लिए। अगर आप मुश्तरका खाते में हैं, जैसे बहन भाई होते हैं या कोई दोस्त होते हैं, वो अगर हैं तो वो सबका राज़ी होना ज़रूरी है ये सारे प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए। अगर वो राज़ी नहीं होंगे तो ये प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। उनको राज़ी करना ज़रूरी है। अगर वो राज़ी नहीं होंगे तो फिर हम आपको रेफ़र कर देंगे कि आप इसकी पहले तकसीम करवाएं, वंडा जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो तकसीम करवा देंगे। तकसीम के बाद आपका हिस्सा अलहदा हो जाएगा, फिर आप उस हिस्से के लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, वो आपको मिलेगा। सर अल्लाह आपको ज़िंदगी तो दे, ये सेहत दे कि आप इतनी आसानियाँ आवाम के लिए पैदा करें। लेकिन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फ़ौरन जब वापस आएंगे मज़ीद आपसे गाइडेंस भी लेनी है और कुछ रोज़गार के भी मामलात क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली कर रहे मुझे हैं। लग रहा है कि क्या कुछ आप बहुत कुछ ही कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान बड़ा को कुछ शायद हो रहा है जी पंजाब आपका ही में। डिपार्टमेंट ठीक करना ऐसे ही चाहिए। है, ब्रेक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। वापस आएंगे और आपसे मज़ीद गाइडेंस लेंगे भी रोज़गार। अब देखें ख़वातीन के लिए भी एक सेफ्टी की एलिमेंट मैंने आप लोगों को टच अप ऑन कर दी। व्यूअर्स, चीज़ों को जब हम समझते हैं ना और उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है भाग दौड़ की, लेकिन वो फिर ज़िंदगी भर की आपकी और आपकी अगली जनरेशन्स के लिए भी आसानी हो जाएगी। सर बेसिकली ये बात कर रहे हैं। हम ब्रेक के बाद मज़ीद क्लैरिटी लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ नूर ने सब कुछ तैयार तो कर दिया लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अगेन शेफ नूर एंड गुड बाय, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी, बल्कि आप भी ये बातें सुने, बिकॉज कल को इंसान अपनी जब चीज़ खरीदने की तरफ जाता है व्हाटएवर, और अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं और आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यू शुड गेट द ग्रीन सर्टिफिकेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन सर वो ब्रेक क्या आई तो 70 सवाल आ गए। जी, जी। तो वन बाय वन व्यूअर्स, हमारे साथ चौधरी तारिक सुबहानी साहब हैं, ब्रिलियंट पर्सनालिटी, MPA भी हैं, चेयरमैन हैं ऑफ द पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी PLRA, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और मुझ जैसे नालायक को बहुत ही आसान अल्फाज में मामलात समझा रहे हैं। सर, सवाल आया है हाउसिंग सोसाइटीज़ का। जी। हाउसिंग सोसाइटीज़ कुछ बहुत ही क्रिमिनल काम कर रही हैं। जी मैडम, ऐसे ही उनको आप कैसे करेंगे सीधा? मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि जब हाउसिंग सोसाइटियाँ, हम इनको भी पाबंद कर रहे हैं कि ये भी हमारे साथ रजिस्टर्ड हों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग, बाकी तो छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं। लोगों की सब जमा पूंजी जो होती है ना, वो बेचारे लगा देते हैं, उनकी सारी सेविंग जो है वो किस्तें देते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि प्लाट ही उधर नहीं है जी, प्लाट किसी और ब्लॉक में चला गया या प्लाट है ही नहीं है। सर वो सोसाइटी नहीं होती। सोसाइटी नहीं होती। मेरे साथ हो चुका है। आप मैंने imagine एक करें। चीज का ऐड वगैरह शूट किया, सारा कुछ किया, उन्होंने उसके एवज मुझे कहा कि जी हम आपको फाइल्स देंगे। मैंने सोचा बच्चे हैं, ले रख लेती हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने उनको कहा, तो इस आपके तवज्जो से मैं अपने व्यूवर को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप उन हाउसिंग सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करें जो पेलरा में रजिस्टर्ड है। वो जब रजिस्टर्ड होंगी तो वो दे आर बाउंड, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है ना वो हमें शो की हुई है। अगर फॉर एग्जांपल उनके पास 1000 एकड़ है या 100 एकड़ है, तो वो उतनी ही फाइल और प्लॉट देंगे, वो उसके पाबंद हैं। तो यानी कि अगर मैंने भी किसी सोसाइटी में घर लेना है, मैंने किसी सोसाइटी में ज़मीन लेनी है, सोसाइटी में ही अगर लेनी है, क्योंकि कुछ लोग रहना चाहते हैं सोसाइटी में, तो आप लोगों से हम एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑथराइज्ड सोसाइटीज़ हैं, उसमें ले लें। तो अगर कोई मसला भी पड़ता है तो आपके पास आ सकते हैं कि सर जी आपने कहा था कि बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल हम उसको ओन करते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगी, उनके साथ अगर कोई फ्रॉड होगा तो वो हम जिम्मेदार होंगे उसके। और फ्रॉड होने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ अरसा पहले तक फिर जब शहबाज साहब आए, CM, एटलीस्ट पंजाब में बहुत सी चीज़ें ठीक हुई, सिक्योर हो गई फिर हैं मैं जी, और काफ़ी मैं चीज़ें। ऑब्वियसली CM Absolutely। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, गॉड ब्लेस हर, एक चीज़ में खुद इन्वॉल्व होती हैं जी। बिल्कुल। तो सर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आप लोगों ने और क्या आसानी वैसे तो की हैं आप? ये भी एक तो ओवरसीज़ के लिए ये भी गुड न्यूज़ थी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में करें, ज़रूर करें। वो भी अपने बच्चों के लिए कोई फ्यूचर देखना चाहते हैं, जाकर के इधर आके वो घर बना के देंगे बच्चों को, तो वो उनकी प्रॉपर्टी और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सेफ़ और सिक्योर होगी अगर वो इन सोसाइटीज़ के साथ कांटेक्ट करेंगे या थ्रू होंगे तो, या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे थे। दूसरा हमने किया है कि वो ओवरसीज़ बेचारे सालों साल बाहर बैठे होते थे, वो इधर आते हैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, तो वो हफ्ते 10 दिन की उनके पास छुट्टी होती है, तो पता चलता है कि वो पटवारी नहीं मिलता, उनको तहसीलदार नहीं मिलता, तो उनके मामला जो है ना वो अधूरे रहते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अपने पेलरा का लिंक कर दिया है ओवरसीज़ में UK एम्बेसी में। इसी तरह हम उसको एक्सपेंड करेंगे टू USA, टू मिडिल ईस्ट में, सब सऊदीया में, कनाडा में भी करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा मकीम है, हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पे एम्बेसीज़ में हम अपना सिस्टम लिंक कर दें, जैसे नादरा वालों ने किया हुआ है, इसी तरह हम भी करेंगे, पेलरा वाले भी। सर लोग बाहर जाते हैं इस नियत से कि हम पैसे कमाएंगे और फिर हम अपना पाकिस्तान में प्यारा सा घर बनाएंगे। वो जमीन खरीद लेते हैं, फिर पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं। 8-10 साल में पैसे जमा हुए, वापस आए, समझ ही नहीं आ रही। पता चला कि प्लाट ही किधर गायब हो गया है। सर तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा इकदाम है, ताकि वो एम्बेसीज में जाके ये चीज़ें फैसिलिटेट हो सर सकें। एक इंतकाल के सिस्टम में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब वैसे एक बात है कि देखिए इसके लिए इसके पास जाओ, इसके लिए इसके पास जाओ, इसके लिए इसके लिए, तो उसका कोई सिस्टम कर दें। उसका हमने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि आपने बड़ा सिंपल भी कर दिया है कि पहले क्या होता था कि पहले आप फर्द लेने के बाद आप रजिस्ट्री करवाते थे, रजिस्ट्री करवाने के बाद फिर आपको दोबारा जाना पड़ता था इंतकाल करवाने के लिए। अब हमने उसको बड़ा महदूद कर दिया। हमने कहा है कि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, सब रजिस्ट्रार के पास, तो वो आपकी रजिस्ट्री करेगा और उसी दिन वो पाबंद होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली इंतकाल भी आपका चढ़ जाएगा। वरना ये आपको सेकंड ट्रिप और सेकंड दफ़ा रिश्वत देनी पड़ेगी, बार बार आपको जाना पड़ेगा, वो बंदा मौजूद नहीं होगा। तो हमने ये टाइम सेविंग भी की है और करप्शन का भी खात्मा किया है, ताकि वो सब रजिस्ट्रार के पास जाएं, और उसकी पावर हमने सबलेट कर दी है तहसीलदार के पास भी, फिर मुतलका नायब तहसीलदार के पास भी। अगर आप सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, देखिए व्यूअर्स, पटवारी भी सारे ऐसे नहीं है। वही वाली बात है ना कि देखें लोग कभी कभी हमारी मतलब बुरी बात है कि हमारे जो मुहाफिज होते हैं, पुलिस भी हो गया, कोई इक्का दुक्का अगर इंसान ठीक ना लिखे, आप पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं कह सकते। तो मैं अपनी करेक्शन भी यहाँ पे करना चाहूंगी, हर पटवारी नहीं ऐसे करता, लेकिन कहीं एक गलत आपको टकर जाए तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। जनरली द पटवारी कल्चर इज ग्रेट अगर उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, जो आपने कर दिया है।
अच्छा सर, फाइनली एंड में तो यही बात होती है कि लोगों को भी कोई रोजगार का कोई सीन जी, मिल जाए। हमारे डिपार्टमेंट ने अराजी मुआवन के नाम से हमने इसको आउटसोर्स किया है ताकि लोग जो फैसिलिटेट उनके पास टाइम नहीं है, वो हमारे अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाने का टाइम नहीं है, तो वो अपने गली मोहल्ले में हमने इसको आउटसोर्स करके फ्रेंचाइजिंग दी है, तो बच्चों को रोज़गार दिया है ताकि बच्चे अपने घरों में बैठ के ये काम कर सकें। उनको हमने सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया हुआ है और वही सर्विस जो राजी रिकॉर्ड सेंटर है वो लड़का आपको राजी मुआवन वाला देगा। अभी उनको हमने लिमिटेड किया हुआ है, वो जैसे ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, ये इनिशिएटिव वो अभी नहीं कर सकते, वो फरदात जारी करते थे, कोई छोटी मोटी कोई चीज़ें जो है ना, ट्रेन लेकिन हो उनको रहे हैं ना। रोज़गार मिल गया है और वो तकरीबन हज़ारों में हमने वो रोज़गार पंजाब में मुहैया किया है, थैंक्स टू मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर की। उनका इनिशिएटिव था कि बच्चों को रोज़गार दें। And of और course, sir, इसी तरह ये जो ग्रीन thanks to प्रॉपर्टी as well, सर्टिफिकेट देखिए लीडर डेलीगेट करता है, ऐसे ही है। आगे सिपाही किस तरह का काम करता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो बेशक, सर मैं बेशक। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रह चुकी हूँ। वो गिव अप करके मैं इस मुल्क आई, क्योंकि मुझे इस मुल्क से, जिस तरह आपने भी अपनी सिटीजनशिप गिव अप की, मैंने बताया मैं viewers, खुद ओवरसीज रह चुका आप हूँ। खुद ओवरसीज रह चुके हैं, तो हम दो भाई overseas बहन बहन कुछ रहे। एक ही इमोशनल हमारी कनेक्शन है इस मुल्क से, connection हमें इश्क है इस मुल्क से, ऐसे ही है। और हम इस मुल्क के रहने वालों के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं। तो सर फाइनली आपका मैसेज, अब आप प्लीज़ आवाम से मुखातिब होकर अपना मैसेज मैं आपके तवज्जो से अपने पंजाब के शहरियों को, अपनी माओ बहनों को, भाइयों को, बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के मामले में जब भी आप कोई इकदाम उठाएं उसको तस्दीक ज़रूर करें। स्पेशली ये जो इनिशिएटिव मैडम ने उठाया है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तवज्जो से हम ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की सर्विसेज फ्राहम करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। तो मेरी कोशिश होगी कि आप उन लड़ाई झगड़ों से निकलें और ये सर्टिफिकेट लें और अपना आने वाला फ्यूचर महफूज करें, सेव करें और प्रॉपर्टी अपनी सिक्योर करें, क्योंकि आज के दौर में यही टोटल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, कि आपकी प्रॉपर्टी, आपको पता हो कि मेरी प्रॉपर्टी वो सेफ़ और सिक्योर है। और ये इस चीज़ की गवर्नमेंट पंजाब गारंटी देती है, श्योरिटी देती है कि अगर आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ और सिक्योर होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई जब चेयरमैन चौधरी तारिक सुबहानी साहब है तो हमें किस चीज़ की टेंशन है। देखें व्यूअर्स, ही इज़ एन एमपीए, तो ये नहीं है कि वो गायब हो जाएंगे कहीं, उनकी पकड़ है। आपको अगर यहाँ पे कोई भी सर ने बात ऐसी की है जो आपको समझ नहीं आया या आपको कोई क्वेश्चन मार्क है, सर की तो एक्चुअली ओपन डोर पॉलिसी है ऐसे ही है। कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो 2 मरले की ज़मीन का हो या अरबों की प्रॉपर्टी हो, एट द एंड ऑफ द डे सर का काम है लोगों के लिए आसानी पैदा करना। अब हम आप लोगों को पानी तक पहुंचा चुके हैं, वो पानी आपने पीना है कि नहीं पीना आप पे है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको इतना साहिब हैसियत करे कि अपने घर, अपनी छत के नीचे रह सके, और जिनकी है वो तो कम से कम उसको एंजॉय कर सके। और थैंक यू सो मच और साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और व्यूअर्स अपना भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शेफ़ नूर आपका भी शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।